अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। आज जो अहम मामलात हैं उन पर हमने बात करनी है। बानी पीटीआई से बहनों और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है और बानी पीटीआई का ये कहना है कि मैं जेल से तहरीक को खुद लीड करूंगा। और पीका एक्ट के हवाले से बात करेंगे कि क्या सख्तियां मजीद बढ़ने वाली हैं। इमरान खान के साहबजादों ने पाकिस्तान आने का फैसला किया है और वो तहरीक में खुद शामिल होंगे। इसी हवाले से बात होगी, महंगाई की बात होगी, अवाम का जो इस वक्त हाल है उसके ऊपर भी बात होगी। राना साहब, सबसे पहले बात कर लेते हैं महंगाई के। ऐसे दावे ये हैं राना साहब कि महंगाई कम रही है गुज़श्ता बरस, और जो अदाद शुमार हमारे सामने आए उसके मुताबिक जो सोचा था गवर्नमेंट ने उसको अचीव भी किया है। लेकिन अवाम ये कह रहे हैं कि हमसे तो बिजली के बिल नहीं दिए जा रहे। बहुत बड़ी तकरीब की थी वज़ीर आज़म ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे ये बता दें, ये दावे और ये जो आपने अभी फरमाया कि महंगाई पे कंट्रोल हो गया, ये आप का ख्याल है या आप हुकूमत की बात? नहीं, हुकूमती अदाद शुमार है। अदाद शुमार है। हाँ जी, वो कहते हैं कि जी कि इन्फ्लेशन कम रही है। कम रही है किस चीज़ में? बस उनके जो वज़ीर ख़जाना कह देते हैं। वज़ीर ख़जाना साहब जो हैं वो तो कहते हैं हम कर्ज उठा के मुल्क चला रहे हैं। क्या ये वज़ीर ख़जाना ने नहीं कहा? तो आपने ये बात, इसका तो जिक्र नहीं किया। जो मुल्क कर्ज उठा के चला रहे हैं वहाँ पे महंगाई किस तरह कम होगी, जरा मुझे वो बता दें। मुझे इतना सा लफ्ज़ बता दें जिस मुल्क के अंदर वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि हम कर्ज उठा के उधार लेके मुल्क चला रहे हैं। उधार लेके मतलब होता है कि आप मुझसे उधार ले रहे हैं तो फिर आपका घर चल रहा है, तो फिर वो किस तरह महंगाई कम होगी मुझे बता दें। यूटिलिटी स्टोर आपने बंद कर दिए, आपने ऐलान कर दिया यूटिलिटी स्टोर बंद करने का। आम आदमी जाता था, आम आदमी सब्जियों में घिया, आम सी सब्जी थी ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सब्जी, घिया 400 रुपये किलो है, टिंडियाँ 500 रुपये किलो है। और उसके बाद आप बाकी सब्जियों का ज़रा रेट ले ना, लगता है आप हमजा साहब लेने नहीं जाते सामान। आप भी हुक्मरानों की तरह शायद कोई शॉपिंग करने जाते नहीं। अगर आप जाते होते ना फिर आपको पता लगता कि रेट है क्या। कम क्या हुआ है मुझे ये बताएं। कम ये हुआ है कि अवाम का ख़रीदारी का रुझान कम हो गया है। 3 वक्त की रोटी वाले के घर 1 वक्त की रोटी पकना शुरू हो गई है। कुव्वत खरीद कम हो गई है। कुव्वत खरीद कम क्या, खत्म ही हो गई है। कौन सी चीज कम हुई है? ये दादो शुमार इस तरह लाते हैं, वो दादो शुमार इस तरह है जैसे लिखे होते हैं कि जनाब आज ये लिख दो, की लिख दो दाल चना 300 रुपये किलो ला के देना मुझे, दाल माश 125 रुपये किलो ला के देना मुझे, वाइट चने ये इतने के किलो ला के देना मुझे, हरी मिर्च इतने की पाओ, घी फला जितनी चीज़ें में ये लेते हैं ला के देना हमें। दरअसल इस अदाद शुमार को बनाने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आज तक ज़िंदगी में अपने घर के किचन का सामान नहीं लेकर आए, जो आज तक किसी स्टोर पे नहीं गए, जिनको ये पता नहीं है कि एक 35,000 से लेकर 50,000, 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए वाला व्यक्ति जो है वो किस तरह गुजारा करता है, बिल्कुल कितनी मुश्किल में दिन गुजारता है, कितने मुश्किल तरीन दिन होते हैं। और आप क्या बात है, आप कह रहे हैं जी दादोशुमार हो गए हैं। उन दादोशुमार की एक फोटोकॉपी करें, उसको एक फ्रेम कराते हैं, पाकिस्तान की 24-25 करोड़ अवाम के सबके घरों के बाहर लगा देते हैं कि सुबह नाश्ता इसको देख के करना है, इसको देखें आंखें ठंडी हो नाश्ता हो गया, दोपहर के टाइम देखें आंखें ठंडी हो नाश्ता हो गया, रात को देखें आंखें ठंडी हो नाश्ता हो गया। और ये हुकूमत एक स्कीम लेकर आई है। अच्छा जी, क्या? मेरे जैसे मोटे लोगों को ना पतला करने के लिए कि भूखे मारो इन्हें, ना इन्हें कोई बाजार से चीज मिले सस्ती खाने के लिए, ना ये खा सके, इन्हें मारो भूखे। क्या हमारी जिंदगी क्या है मुझे बताएं। मैं बैंक पे पैसे जमा कराता हूं मुझे टैक्स देना पड़ता है, मैं बैंक से पैसे निकालता हूं मुझे टैक्स देना पड़ता है, मैं बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूं मुझे टैक्स देना पड़ता है, मैं ऑनलाइन पे चीज मंगवाता हूं मुझे टैक्स देना पड़ता है, मैं मेडिकल स्टोर पे जाता हूं मुझे टैक्स देना पड़ता है, मैं जनरल स्टोर पे जाता हूं मुझे टैक्स देना पड़ता है, मैं कोई चीज खरीदता हूं मुझे टैक्स देना पड़ता है, मैं मोबाइल का बिल जमा कराता हूं मुझे टैक्स देना पड़ता है, बिजली का बिल जमा कराता हूं टैक्स देना पड़ता है, गैस का बिल जमा कराता हूं टैक्स देना पड़ता है, और कब्र वाले के पास जाता हूं वहां पे भी टैक्स देना पड़ता है। मुझे बताएं करें क्या, कौन सी चीज सस्ती है, मुझे कोई एक चीज बता दे। हुकूमत से ही जान लेते हैं ना, ये जो हुकूमत में आज है ये माजी में क्या कहते थे पहले सुन लेते हैं, फिर राना साहब इस पे बात करते हैं।
बच्चा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये 74 साल की बदतरीन हुकूमत आई है जिसने अवाम का सांस जीना छीन लिया है। महंगाई का एक और सैलाब में अवाम को डबो दिया है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल 10 से 12 रुपए फी लीटर का इजाफा और बिजली के बिजली बनकर अवाम पर गिर रहे हैं। इससे बढ़कर जुल्म की और बात क्या हो सकती है। लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं। IMF डील में एंटर होने से पहले हमें एक महंगाई की सुनामी में डुबा दिया। जिस शरह पे, जिस रेट पे हमारा मीशत आज चल रहा है, माजी में किसी भी वक्त में पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इतना कम नहीं रहा। जी, तो राना साहब, ये है जो अपोजिशन में बातें हो रही थी। और स्टेट बैंक के हवाले से आपको एक बता देता हूँ, 73,000 अरब रुपया पाकिस्तान का कर्जों का हजम हो गया, जो गुज़श्ता बरस में 12.7% बढ़ा है। एक और बात बता दूँ, 3,15,000 रुपया साकिब बशीर साहब, इनके बच्चे, मेरे बच्चे और अभी पैदा होने वाला बच्चा, अभी पैदा होने वाला बच्चा 50 रुपये या 500 रुपये ज़्यादा लगा ले, वो उसका मकरूज़ है। इसलिए कि मेरे MPA, मेरे हुक्मरानों को सैलरी ज़्यादा चाहिए। इसलिए कि मेरे मुल्क के वो जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए मेरे मुल्क में इंसाफ करने वालों की सैलरी भी ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए कि मेरे मुल्क में जो हुक्मरान बैठे हैं उनको बैक वक्त सैलरी ज़्यादा मिलनी चाहिए, उनके बिजली के रेट भी कम होने चाहिए। वैसे ना, ये जो आपने शॉर्ट दिखाए ना, ये सारे मुझे वलीउल्लाह लगते हैं। अपोजिशन में थे ना? नहीं, वलीउल्लाह लगते हैं। पहले पता था कि ये होना है। अपोजिशन में तो थे, वो किया, लेकिन इन्हें पहले पता था। ज़रा इनका आईना दिखा जनाब, हक सच दिखाना चाहिए। क्या करें, आज कितने आपने चैनल्स पर लगा दिया पाबंदी भाई, यूट्यूब चैनल पर। आप एक काम करें, मैं बिल्कुल ओपन कहता हूं, जो पाकिस्तान के मुखालिफ यूट्यूब चैनल है, बिल्कुल सब पाबंदी ना लगाएं, उनके खिलाफ सख्त तरीन इकदाम करें। पाकिस्तान से आगे हमें कुछ नहीं है। लेकिन सियासतदानों पे तो तनकीद करने दें। अगर गलत है तो आपके पास कई इदारे मौजूद हैं, उन पे बुलाए, हमें बुलाकर पूछे, ये सारा कुछ करें। लेकिन ये तो कोई बात नहीं ना, ये तो वही बात है, बिचो बिच खाई जाओ, दुत्तो रोला पाई जाओ। ठीक है राना साहब। साकिब साहब, ये जो आज फैसला आया जिसका राना साहब भी जिक्र कर रहे हैं, पीका एक्ट के हवाले से बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो मामला जो है अदालत में भी है। पीका एक्ट के हवाले से बताइए, क्या मज़ीद सख्तियाँ होने जा रही हैं? आज ये फैसला क्या आया है? फैसला तो जो FIA का जो एक नया इदारा बना है जो साइबर क्राइम्स के हवाले से सारे मामला जो है वो डील करता है, उनकी जानिब से 2 जून को एक इंक्वायरी इनिशिएट की गई थी। और उस इंक्वायरी के दौरान ही जो इंक्वायरी अफसर हैं उन्होंने 24 जून को एक दरख्वास्त दायर की, 24 जून से पहले, और 24 जून को फिर इस्लामाबाद के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने ऑर्डर जारी किया। और उस ऑर्डर में उन्होंने तकरीबन 27 के करीब जो यूट्यूब चैनल से उनको ब्लॉक करने का ऑर्डर किया, और जो यूट्यूब है उनको डायरेक्ट ये ऑर्डर जो है वो पास किया गया है। अच्छा, इसमें तकरीबन मोस्टली जो यूट्यूब चैनल्स हैं या उनके ओनर्स हैं वो बैरून मुल्क हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अंदरून मुल्क भी मौजूद हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि बजाय इसके कि अगर आपने बैरून मुल्क के हवाले से या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को बात करता है तो उनको नोटिस कर देते तो ज़्यादा मेरे ख्याल में इफ़ेक्टिव होता। जहाँ पे जो FIA है या जो इदारा है साइबर क्राइम का, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि इन यूट्यूब चैनल्स पर जो रियासत मुखालिफ जो मवाद है वो शेयर किया जाता है। तो इसके लिए जो इफेक्टिव होता, ज़्यादा मौसर होता वो ऑर्डर अगर जो FIA की जानिब से या जो अदालत है उनकी जानिब से उन्हीं को नोटिस कर दिया जाता, जो पाकिस्तान में कुछ लोग जो है वो मौजूद हैं, और नोटिस करके उनको समात, हक़ समात दिया जाता, जो आर्टिकल 10A जिसका तकाजा करता है। इससे बज़ाहिर तासुर ये जाता है कि कुछ आवाज़ें, जो पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी, कि उनकी आवाज़ें जो है वो दबाने की शायद जो है वो कोशिश है। और जो पैका तरमीमी एक्ट आया था उस वक़्त भी उसके हवाले से काफ़ी तनकीद हुई थी। अब यहाँ पे डिबेट या बहस ये है कि पाकिस्तान मुखालिफ अगर कोई बात करता है या पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले से कोई बात करता है या उनके ख़िलाफ़ को बात करता है, उनको डील करने का एक तरीक़ाकार वज़ा है। आप नोटिस करें, मुतलका बंदे को फेयर ट्रायल दें, शफाफ
तरीके से उस ट्रायल को आगे बढ़ाएं और उसके बाद उसका जो भी फैसला हो उसको मेरे ख्याल में सारे लोग जो कानून पसंद हैं वो उसको मानते हैं, मानेंगे। लेकिन जो ऑर्डर है उस ऑर्डर में कुछ तकनीकी किस्म के सवालात हैं। एक सवाल तो डेफिनेटली वो ये आएगा कि जो रिमूवल है किसी भी चैनल की वो पूरी वर्ल्ड में कैसे जो की जा सकती है। वेलकम बैक जी। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के हवाले से, तहरीक के हवाले से। आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है जेल में, बैरिस्टर गौहर की भी मुलाकात हुई है, बहनों की भी मुलाकात हुई है, जिसके बाद अलीमा खान साहिबा ने ये बताया है कि बानी ने ये कहा है कि वो खुद लीड करेंगे इस एहतजाज को और वो जेल में रहकर आज़ाद हैं तो बाहर वाले लोग आज़ाद होते हुए भी कैद क्यों हैं। इसी हवाले से हमने बात करनी है। रऊफ हसन साहब हमारे साथ मौजूद है। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर ये कहिएगा कि एहतजाज का लाएअमल क्या होगा, इस हवाले से अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई, क्या आपके पास कोई क्लैरिटी है सर? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर बीइंग इन योर प्रोग्राम। क्लैरिटी आ जाएगी जी, एक आध दिन दे दीजिए, लेकिन दो तीन चीज़ें तो मेरे ख्याल बिल्कुल वाज़ेह हो गई हैं कि इस तहरीक को हम अपने एपिक्स के ऊपर 5 अगस्त तक लेके जाना है। सो लाजमी बात है उससे पहले शुरू होगी, ये आइंदा 2-4 दिनों में शुरू हो जाना चाहिए। केपी ने तो ऑलरेडी अपना जो अनाउंस कर दिया है, कराची में भी, सिंध में भी अनाउंस हो चुका हुआ है, पंजाब और बलूचिस्तान रह गए हैं। तो उसके बाद फिर अगर मौका मिला खान साहब से मुलाकात का तो उनसे आगाह कर देंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई चांस है खान साहब से मुलाकात ये लोग अलाउ करें। तो अब तो जो उन्होंने कहना था वो कह दिया और अब तो तहरीक को आगे लेके बढ़ना होगा। पार्टी की क़यादत की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पीटीआई के फॉलोअर्स जो हैं, मेंबर्स जो हैं, ऑफिस होल्डर्स जो हैं और अवाम और नास जो हैं, इन्होंने मिलकर अब इस तहरीक को आगे लेके चलना है। अच्छा, आज एक बड़ी अहम, जो सबसे अहम तरीन चीज़ है और जिस पे हमेशा लोग बात करते थे कि इमरान खान यूथ को लेकर निकलता है, लेकिन इमरान खान के अपने बच्चे बाहर होते हैं। लेकिन आज अलीमा खान साहिबा ने कहा है कि खान साहब के दोनों बेटों ने ये नहीं कहा हमें इजाज़त चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा है कि हमने फ़ैसला कर लिया है कि हम इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे और हमारे साथ और भी बहुत से लोग होंगे जो पाकिस्तान आकर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे। खान साहब के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनने से आप यूथ को कितना मुनज़्ज़म देख रहे हैं? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जी। देखिए, एक तो सुलेमान और कासिम का जो तहरीक में शामिल होना है वो एक लिहाज से बहुत ही खुश आइंद है, लेकिन ये एट द सेम टाइम ये जो हमारी इस वक्त जो हालत ज़ार है इस मुल्क में, उसकी निशानदेही भी ये बहुत ऐसे तरीके से करती है। ये डिसीजन जो है, खान साहब ने हमेशा कहा था कि नहीं, उनको रोकते रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब वो उन्होंने फैसला किया है, जैसे कि अलीमा बीबी ने बताया है, तो वो आएंगे। देखिए, जो आज आप लोग बैठे हुए हैं, मेरा ख्याल कुछ यूट्यूब चैनल्स जो हैं, मेरा ख्याल 27 के करीब मेरे सामने पड़ी हुई है लिस्ट, उनको भी हुकूमत ने बैन करने का ऐलान कर दिया है। हमें एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, पार्लियामेंट में हमारी सुनवाई नहीं है, अदलिया 26वीं आईनी तरमीम की विक्टिम हो सकती है, ख़त्म हो चुकी हुई है, वजूद नहीं है इस मुल्क में इस वक्त अदलिया का। सब जुल्म है, जबर है, जुबानबंदी है, इंसानियत गायब है, अखलाकियात जो हैं वो मफलूज हो चुकी हुई हैं, जमहूरियत तो छोड़ दीजिए, और अब ये यूट्यूब के ऊपर जो आ गया है। तो इन हालात में मेरे बहुत अजीज दोस्तों, भाइयों, क्या एक पॉलिटिकल पार्टी करे अपने सर्वाइवल के लिए, अपने नैरेटिव को आगे ले जाने के लिए? तो ये मेरा ख्याल है कि उस एपेक्स की तरफ हम बढ़ रहे हैं और इस जद्दोजहद में यहाँ से आगे की जो हमारी जद्दोजहद है उसमें सुलेमान और कासिम जो है वो भी शामिल होंगे। अच्छा, सलमान और कासिम के बाद सुनने में आया था कि जमाइमा खान साहिबा भी इसमें एक्टिव होने जा रही हैं और इस पर उनका एक ट्वीट भी जो है वो बड़ा वायरल हुआ था। तो आप समझते हैं कि ये जो तहरीक है अब ये फाइनल राउंड है? फाइनल तो सियासत में कभी नहीं आता।
देखिए, फाइनल तो जब भी आएगा मेरे भाई वो मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर आएगा। तहरीक जो होती है, जो पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, जब आप स्ट्रीट्स को टच करते हैं, आप अपने आईनी और कानूनी जो रास्ता है वो इस्तेमाल करते हुए, तो वो एक फैसिलिटेटर होती है ताकि जो कॉम्बैटिंग पार्टीज हैं वो टेबल के ऊपर पहुंच सके और आपस में एक दूसरे से बात कर सके और मसाइल का हल तलाश कर सके। देखिए, सियासी जमात ने तहरीक जो है वो कई गन्स एंड पिस्टल से नहीं चलानी है, उनके हाथ में तलवारें नहीं होती। लाजमी बात है कि एक पुरअमन तहरीक होगी और ये एक प्रेशर बिल्ड करेगी हुकूमत वक्त के ऊपर कि वो जो हमारे जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो हमारे आइनी और कानूनी डिमांड्स हैं, वो हमें ग्रांट करे और इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो है ना वो फौरी तौर के ऊपर करवाए जाएं ताकि आइन और कानून की बहाली हो, जमहूरियत की बहाली हो। तो ये बेसिकली पर्पस है इस तहरीक का और मेरा ख्याल है कि इसका जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, हमें आइन भी इजाज़त देता है, कानून भी इजाज़त देता है। सो ये तो अब फैसला हो गया है कि जी तहरीक शुरू होनी है और उसको आगे लेके चलना है। जी साकिब साहब। रऊफ साहब, मेरा सवाल ये है, सवाल करने से पहले 2-3 पॉइंट्स आज की जो मुलाकात हुई है कुछ लोगों की, कुछ ज़राए जो हमारे बताते हैं। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तें आपकी थी, आपसे ले ली गई जैसी तैसी भी, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी आपने एहतजाज नहीं किया। मतलब बाकी जगहों पे तो आपको रोका जाता है लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतजाज नहीं किया। जुनेद अकबर जो है उनको उन्होंने जो गुज़श्ता दिनों एक TV चैनल पे बैठकर अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से कुछ बातें की थी, तो उस पर उनको शदीद जो है वो उन पे गुस्से का इज़हार किया गया है कि पार्टी के अंदर की बातें जो है वो बाहर आप लोग जो है वो क्यों लाते हैं। और इसके अलावा जो ख़ास बात कि वो कहते हैं कि पिछले 10 दिन से मुझे ना अखबार ना TV जो है वो दिया जा रहा है और किताबें भी मुझ तक जो है वो नहीं पहुंच रही, और कुछ PTI के लोग कह रहे हैं कि कपड़े भी जो है वो नहीं पहुंचाए जा रहे। तो इस सारी सिचुएशन में एक तो PTI को 5 अगस्त तक उन्होंने कहा है कि बैरिस्टर गौर साहब को कि 5 अगस्त तक आप मोमेंटम बनाएंगे, 5 अगस्त 2 साल जो है वो पूरे होने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जो इमरान खान साहब के 2 बेटे यहाँ पे आने का जो ऐलान हुआ है, वो ऐलान तो खुश आइंदे इस लिहाज से कि लोग तनकीद करते थे कि जो यूथ है कहा जाता है लेकिन अपने बच्चों को नहीं लाते, लेकिन क्या PTI इस हवाले से तैयार है कि इससे कबल पिछले 2 साल में हमने नहीं देखा कि कोई अलीमा खान से लेकर आप तक या आप से लेकर कोई लीडरशिप जो किसी केस में ना रखा गया हो। अगर उनके दोनों बेटे आएंगे, किसी एहतजाज में शामिल होंगे, तो अगर उन पर भी दर्जन भर जो है वो मुकदमात बन गए और उनको गिरफ्तारी या इस किस्म की जो सिचुएशन है, क्या PTI के मद्देनज़र है? देखिए, ये बहुत देर लगी है ये फैसला होने में, क्योंकि वो तो बहुत देर से कह रहे थे कि हमने आना है, हमने शामिल होना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि क्योंकि मैं शामिल गुफ्तगू नहीं था तो इसलिए मैं एग्जैक्टली तो आपके सवालात का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मेरे यकीन है इस चीज़ का कि तमाम प्रॉस्पेक्ट्स एंड पॉसिबिलिटीज़ जो है इनको कंसिडर करने के बाद ही फैसला किया गया होगा। और अलीमा बीबी ने यह भी कहा है कि उन्होंने फैसला कर लिया है, और ये नहीं कि वो किसी किस्म की अब ये निगोशिएट करना चाहते हैं या किसी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी रसाई तो अपने वालिद साहब के पास है ही नहीं है। हफ्ते हो गए हैं जबकि खान साहब की उनसे टेलीफोन के ऊपर बात भी नहीं कराई गई। तो ये एक फैसला हो गया है, लाजमी बात है अब जो होगा उसका सामना भी करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं ये लोग, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर ब्रिटिश नेशनल्स ऑल्सो। सो अब आए होंगे तो मुझे नहीं पता कि किन किन स्टेप्स जो हैं उनको उठाने पड़े थे ये फैसला करने से पहले कि जी हम आ रहे हैं यहाँ। तो बाकी आपने सारा कुछ किरदार दिया है मेरे भाई। मैं पहले भी यही अर्ज कर चुका हूँ कि जहाँ जुबानबंदी इस हद तक कर दी जाए तो उसके बाद फिर एक ही रास्ता रहता है, वो एहतजाज का होता है, पुरअमन एहतजाज का होता है। तो अब उस तरफ हमने कदम उठा दिया है, तो अब देखते हैं कि हुकूमत कैसे रिस्पॉन्ड करती है। मैं अगर हुकूमत में होता आज तो फ्रेंकली, जैसा कि मैं बार बार ये कहता रहा हूँ, हर चैनल के ऊपर आके कहता रहा हूँ कि वक्त गुजरता जा रहा है, निगोशिएटेड सेटलमेंट का वक्त गुजरता जा रहा है। मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ कि PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, वो बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, आज हम इस नहज के ऊपर खड़े ना होते। लेकिन अब भी अगर नहीं की गई तो फिर मुझे नहीं पता कि ये किस तरफ लेके जाएगा हमें। ये मुल्क हम सबको प्यारा है मेरे भाई, आप सब लोग बैठे हुए हैं,
हम नहीं चाहते कि यहाँ किसी किस्म का कोई दंगा फसाद हो। सही है। इसके रऊफ साहब, लिए बेहतरीन हालात ये भी भी है, कहिएगा यही बात कि है। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बानी ने कहा है कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब कुछ मुख्तलिफ कह रहे हैं। उन्होंने ये समझाया है कि इतने सख्त पैगामात लीडरशिप के लिए मुनासिब नहीं हैं और अगर कोई एहतजाज में शामिल नहीं होता तो उसकी शिरकत ना करने पर उसको पार्टी से ना निकाला जाए, इस पे नजरसानी की जाए फैसले पे। आप किस चीज़ को मुनासिब समझते हैं? देखिए, पार्टी से निकालने का इंतजार तो किसी ने नहीं दिया, वो तो अलीमा बीबी ने नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जी अलहदा हो जाए। अगर किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो जो नहीं लीड कर सकता, वो नहीं फील करता कि वो उस पोजीशन में है कि वो लीड करे, वो रिस्क ले जो कि इन्वॉल्व होते हैं एक एजुकेशन में, एक जदोजहद में, तो वो फिर अपने पार्टी ओहदे से अलहदा हो जाए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है किसी और को दे दे। सो पार्टी से तो निकालने की बात नहीं हुई, पार्टी से अलहदा करने की तो बात नहीं हुई। हाँ, ओहदों के बारे में बात हुई है और अलीमा बीबी ने बिल्कुल ठीक कहा है जो उन्होंने कहा है। और ये खान साहब ने पहली दफा मैसेज नहीं दिया। खान साहब का ये दूसरा या तीसरा वक्त है कि उन्होंने यही मैसेज दिया है कि जी जो उनके नैरेटिव का बार नहीं उठा सकता वो अलहदा हो जाए, वो बैक ऑफ कर जाए, वो दूसरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे जाए जो कि इस नैरेटिव का बार उठाने के लिए तैयार खड़े हुए। तो ये तो होना चाहिए, अदरवाइज जो नहीं उठाएंगे वो खुद बीन आउट हो जाएंगे, वो वक्त के साथ साथ खुद बाहर निकल जाएंगे। अच्छा रऊफ साहब, आज एक बहुत बड़ा फैसला है। इस फैसले पे को अगर हम पढ़ें, इस फैसले के मुकम्मल जो जितने नुकात हैं, तो उसमें बहुत सी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलता नज़र आ रहा है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत से, जिसमें कहा गया है कि कोई जर्नलिस्ट अगर किसी का इंटरव्यू करता है और उस इंटरव्यू के बुनियाद पर किसी की ज़मानत को खारिज करना या सज़ा देना या किस पुलिस की हिरासत में कोई ऐसा बयान जो नशर होता है या रिकॉर्ड किया जाता है, उस पर किसी को सज़ा देना या उसकी ज़मानत जो है वो खारिज करना, ये किसी सूरत में या किसी भी इदारे के पास ऐसा के मौजूदगी में या किसी मीडिया की अपनी किसी स्टोरी के इंटरेस्ट में ऐसे बयानात की बिना पर किसी को सज़ा देना जो है वो किसी सूरत में भी वो गवाही जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा एक फ़ैसला है। और जितने आप लोगों पे केसेस हैं, बहुत से खान साहब पर खासकर केसेस जो हैं, उनमें कई जगहों पे ये आया है कि जनाब फ़लाँ आपके बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिस तरह चौहान साहब से लेकर और कई लोग हैं, फ़रक हबीब हैं, कि जिसमें उन्होंने कहा हमें खान साहब ने हुक्म दिया था। इस फैसले की रोशनी में तो वो सारी चीज़ें, चूँकि ये फैसला सिविल कोर्ट का नहीं है, सेशन कोर्ट का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस फैसले की रोशनी में आप कितना बड़ा रिलीफ देख रहे हैं? थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी आप पे ये सवाल उठाने का जी। मैं फील करता हूँ हेड्स ऑफ टू अतर मिनल्ला। ये आपको पता है ये लॉ पहले भी है और सुप्रीम कोर्ट लेवल का ही लॉ है कि कस्टडी में लिया गया बयान जो है वो अदालत में क्रेडिबल नहीं होता। ये पहले की भी बात है, लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने अब ये सब ये करके, ये इस किस्म का फैसला करके, और बड़ा क्लियर, बड़ा जामे फैसला है और बहुत क्लियर फैसला है। मसलन मेरे खिलाफ एक मुकदमा जो FIA ने कायम किया हुआ है जी, वो एक शख्स है अहमद, उसका नाम है अहमद समथिंग, मैं उसका पूरा नाम नहीं ले रहा, उसको उन्होंने किडनैप कर लिया, वो उसको ले गए, 3-4 दिन अपनी कैद में रखा और पता ही भी नहीं था कि कहाँ है वो, और ये उससे बयान दिलवाए, 2 स्टेटमेंट्स उससे दिलवाई और दोनों के ऊपर मेरे खिलाफ 2 डिफरेंट मुकदमे बना दिए गए। अब ये जो है, ये मुकदमा जो है, ये अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत वजन था, तो वजन था ही नहीं, तो ये वजन जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, खान साहब के खिलाफ और पार्टी की तमाम लीडरशिप के खिलाफ जो मुकदमात है, उसके ऊपर जो डोमिनेंट जो डिपेंडेंसी है वो इसी किस्म की स्टेटमेंट्स में है जो कि कस्टडी में या अंडर ड्यूरेस जो है वो ली गई है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई है और मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आपने सही फरमाया, मेरा ख्याल है कि पोटेंशियली हमें रिलीफ मिल सकता है इस जजमेंट के बाद। ठीक है रऊफ साहब, इस हवाले से भी कहिएगा कि जो PTI के सपोर्टर्स हैं वो ये कहते हैं, कभी सोशल मीडिया पे कुछ खबर आ जाती है कि जी वकीलों ने 26 करोड़ ले लिए, करोड़ों में बात हो रही होती है, और वो कहते हैं कि वकीलों के हवाले कर दी थी पार्टी, लेकिन वकील रिलीफ नहीं दिला पा रहे हैं अदालतों से और पैसे भी ले रहे हैं साथ साथ।
ये वकीलों की कॉम्पिटेंस से बजाय जो हमारे 26वीं आईनी तरमीम हुई है और उससे पहले जो प्रेशर था जजेस के ऊपर, मेरा ख्याल है वो उसका शाखसाना हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वकला हजरात तो हमारे बहुत काम मेहनत की है उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने। मैं तमाम के बिहाफ के ऊपर तो बात नहीं कर सकता मेरे भाई, मैं बहुत स्ट्रेट आदमी हूँ, लेकिन कुछ लोगों जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन रही है उन्होंने बहुत जान मारी है, सब कुछ किया है। सुलेमान सफदर साहब की आप बात सुने तो ये आप देखिए ना, जो 190 बिलियन पाउंड्स का जो केस लगा हुआ है, 6 महीने से हमारी पिटीशन लगी हुई है। पहले 5 महीने तो सुनवाई नहीं हुई, अब जब सुनवाई हुई है तो उसके बाद 3-4 हियरिंग्स में देखिए कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, और अब पिछले 3 हफ्ते से वो बैठे हुए हैं। आज कल हमने दोबारा एक पिटीशन दायर की है जल्दी हियरिंग के लिए। तो ये जब कोर्ट ही नहीं सुनेंगी, लगाएंगी नहीं, तो उस वक्त हमारे वकला का ख्याल है, उसने सलमान सफदर साहब ने तो कहा था जी कि एक पेशी की मारा है ये केस, अब वो एक पेशी नहीं होने दे रहे। तो ये इश्यूज जो है वो बिल्कुल कहीं और है। देखिए आपका सारा सिस्टम मेरे भाई, चलिए इसको जरा पॉलिटिकल जो हमारी अपनी लॉयल्टीज है उनको एक तरफ रख देते हैं। इस वक्त पूरा सिस्टम आपका हॉस्टेज है, हॉस्टेज। सही। अच्छा, कोई इंसाफ की बेसिस के ऊपर, आइन या कानून की बेसिस के ऊपर आज एक और बड़ी खबर है कि 21 को इलेक्शन होने थे केपीके में। आज पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उसमें 10 दिन दिए हैं, 8 तारीख आज गुजर गई, आज फैसला है 8 और 10 18 दिन, तो ये 18 तारीख बन जाएगी। वो है कि 10 दिन में मुख्तलिफ पार्टियों को बिठाकर वो जो माले गनीमत था वो मुख्तलिफ पार्टियाँ आपस में लड़ पड़ी हैं ना। माले गनीमत में अक्सर लड़ाई हो जाती है ना कि ये मेरा हिस्सा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, वो माले गनीमत पे हो गई लड़ाई। अब उन्होंने कहा इन 10 के 10 इन लोगों को बिठा कर 10 दिन में फैसला करें माले गनीमत का कौन सा हिस्सा किसके हिस्से में आना है, यानी किस्तें कितनी आनी है। तो अब 21 को वहाँ पे इलेक्शन है। अब क्या इलेक्शन शेड्यूल जारी जो करना है, कागजात नामजदगी होनी है, अगर 10 को भी भड्डा भर गया तो क्या इस दौरान में 21 को इलेक्शन आपको नजर आ रहे हैं? देखिए जी, ये तो और अभी तो इसमें इजाफा कर ले, अभी तो पीटीआई भी पिटीशन में जाने लगी है। देखिए वो कल हमें ब्रीफिंग दी गई है इसके ऊपर कल रात को, और कोशिश की जा रही है कि जी ये इलेक्शंस को, यही जो आपने फेयर जिसका इजहार किया है मैं बिल्कुल उसको शेयर करता हूं कि हो सकता है कि जी अगर उनको सीटें जो है वो 5-6 पीटीआई के हक में अभी भी जा सकती हैं, वो जाती नजर आई तो शायद वो इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। और अदालतें तो उनकी अपने घर की बांदियां हैं, तो इस वक्त जब जो चाहे फैसला ले सकते हैं उनसे। कोशिश ये की जा रही है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वहां मिलके वो आपस में फैसला कर लें, जो जिसका बनता है वो ले लें। अगर इस बेसिस के ऊपर हो जाती है तो शायद इलेक्शन की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर ये लड़ाई जारी रहती है तो फिर कुछ भी हो सकता है सर। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेक ए प्रोजेक्शन कि ये होगा ये नहीं होगा। बिल्कुल सही है, सही है। रऊफ साहब, इस हवाले से भी आपसे जानना चाहेंगे कि तहरीक का ऐलान होता है, तहरीक का आगाज़ होता है। सर पहले कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद तक नहीं आएंगे, अभी सर कुछ आप अगर हमें अभी जो सूरत हाल है बता सके, इस्लामाबाद आएंगे या फिर अपने हलकों में एहतजाज होगा, यूसी लेवल पे, फिर हल्के के लेवल पे, फिर सूबाई लेवल पे? क्योंकि इमरान खान साहब तो नाराज़ इस बात पर भी हैं कि आप तो केपी में भी एहतजाज नहीं कर रहे हैं, तो इस्लामाबाद फिर से आएंगे सर? किसी एक जगह को हमने फोकस नहीं किया कि हमने इस्लामाबाद आना है या कराची आना है या लाहौर आना है। जो प्लान है वो ये है कि जी हर हल्के में एहतजाज होगा, और तहसील लेवल के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, प्रोविंस लेवल के ऊपर और नेशनल लेवल के ऊपर। ये ग्रेजुअली जो है मूव करेगी बात, नीचे से शुरू हो गए, यूसी लेवल से, ग्रास रूट से शुरू करके ये ऊपर की तरफ जो है ये जो मूवमेंट है ये प्रोग्रेस करेगी। अब उसमें टाइम कितना लगता है, कितना इफेक्टिव होता है, ये मेरा ख्याल आइंदा कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये एहतजाज मुल्कीर होगा, कोई ये नहीं कि इस्लामाबाद आके बैठना है या लाहौर हमने बैठना है, कहीं नहीं बैठना, हम पता नहीं सब जगह बैठ जाएंगे, या हम सड़कों के ऊपर बैठ जाएं या हम गलियों में बैठ जाएं। लेकिन ये एहतजाज की जो डेफिनेटिव शेप है वो भी मेरा ख्याल है कि 2-3 दिन में होगी। लेकिन एक चीज मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, वो ये है कि नीचे यूसी लेवल के ऊपर, ग्रास रूट्स लेवल से एहतजाज जो है ना ये शुरू होगा। ठीक है। अच्छा, आज एक मुलाकात बड़ी मज़ेदार हुई है वज़ीर आला केपी के और गवर्नर केपी के। आगे हमेशा इनके आपस में बयानात पे ही गुफ्तगू चलती थी, लेकिन आज तो चेहरों पे मुस्कुराहट भी थी और आज हाथ भी बड़ा मजबूती से मिलाया है। क्या कोई इख्तलाफात ख़त्म हो गए, कोई अंडरग्राउंड कोई बातचीत चल गई, क्या हुआ जी?
देखिए जी, उन्होंने जितनी कोशिश करनी थी चंद दिनों में कोशिश कर ली है कि किसी तरीके से नंबर्स पूरे करके वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करें और हमारे लोगों को खरीदें। और गवर्नर साहब उसमें लीड रोल प्ले कर रहे थे, वो अमीर मुकाम साहब लीड रोल प्ले कर रहे थे, ये लोग सब मिलके कर रहे थे, पीपल्स पार्टी और PMLN, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। अब ये जो सैफरॉन की इन्होंने की है मीटिंग और जिस तरह से ये फाटा का मर्जर को रिवर्स करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर भी बहुत सिवियर रिएक्शन जो है वो सामने आया है। और ये सैफरॉन की जो उन्होंने कल एक बैठक की है उसके ऊपर भी बहुत KP की हुकूमत के अलावा बाकी जो लोग हैं KP के, उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है। सो ये इनिशियल जो सैल्वो था इनका, उसमें तो ये कुलियतन नाकाम हो गए हैं। ये करना चाहते थे कि फाटा का मर्जर जो है उसको अंडू करें और फाटा के जो वो माइंस एंड मिनरल्स है उसको जो है फेडरल गवर्नमेंट जो है अपने कंट्रोल में ले, और उसके बाद उन्होंने जो करना है वो कर लें, क्योंकि KP हुकूमत ने अभी तक माइंस एंड मिनरल्स बिल पास नहीं किया हुआ ये। और उसके साथ साथ चाह रहे थे कि चलिए इसी हमले में हम KP की हुकूमत जो है वो भी गिरा देंगे। लेकिन ये सैल्वो नाकाम होने के बाद मेरा ख्याल है कि शायद गवर्नर साहब जो है अब कोई चार्म ऑफेंसिव के ऊपर निकले कि कुछ करें, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जानते हैं सर सारी ये खेल वो इनसे बेहतर जानते हैं, वो खेल लेंगे, अच्छी तरह खेलेंगे, मुझे यकीन है। ठीक है रऊफ हसन साहब, एक अहम चीज़ ये है कि जब भी अपोजिशन एहतजाज करती है तो महंगाई, हम प्रोग्राम के आगाज़ पे भी महंगाई के हवाले से बात कर रहे थे, तो महंगाई एक ऐसी चीज़ होती है जो आवाम से रिलेट कर रही होती है और फिर उस महंगाई के उनसर को उजागर करते हुए एहतजाज किया जाता है, लोगों को उसमें कॉल दी जाती है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस उनसर को, इस वजह को उजागर करने में, लोगों के दरमियान लाने में, लोगों को एंगेज करने में नाकाम रही है। इस हवाले से अपोजिशन बिल्कुल भी बात नहीं कर रही है। मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूं मेरे भाई, मैं स्ट्रेट बात करता हूं, बिल्कुल एग्री करता हूं जी। हमारी कुछ नाकामी का लफ्ज तो बहुत बड़ा है, मैं शायद उसको नहीं कहूंगा, लेकिन हम कोई काम ऐसे जो करने चाहिए थे, होने चाहिए थे, वो हम नहीं कर पाए बिल्कुल। लेकिन आई होप कि उसका अजाला हम कर सकेंगे इस तारीख से जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं। ये तमाम फैक्टर्स जितने भी हैं, महंगाई और इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, उनको हम इफेक्टिवली रेस करने में कामयाब हो जाएंगे इस तारीख के कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन जो आपने फरमाया मैं उसके साथ बिल्कुल एग्री करता हूं, हमें इसको इफेक्टिवली और इंडिविजुअली लेके हमें आगे चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है रऊफ हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप द लास्ट स्टार में गुफ्तगू कर रहे थे। हमें यहाँ पर ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे जो सिंध की सूरत हाल है उस हवाले से, और एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब किया गया है उस पर भी हम बात करेंगे। वेलकम बैक जी। बात करेंगे सदर मुमलिकत के हवाले से, जो ख़बरें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं, बहुत सारी तरदीदें आ रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब से ये बात अभी तक थम नहीं रही कि वाकई कोई तब्दीली इस हवाले से आ रही है या नहीं आ रही है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से जो मामलात हैं, जिस तरह से इमारतों के मामलात हैं, मखदूश इमारतों के, उस पर भी हमने बात करनी है। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नादिर कबूल साहब ने हमें ज्वाइन किया। नादिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले तो ये कहिएगा कि सदर मुमलिकत की तब्दीली बातें हो रही हैं, कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है सर? पीपल्स पार्टी को क्या कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी क्या कह रही है? देखें, ये अफवाहें माजी में भी इस तरह की बड़ी अफवाहें चलती रही हैं, और सियासत तो अफवाहों के बगैर पाकिस्तान में तो आपको पता है फिर एंटरटेनिंग होता ही नहीं है। तो एंटरटेनमेंट के लिए आई थिंक इस तरह की अफवाह कहीं से इनिशिएट होती है और फिर मजीद लोग इसको फैलाते हैं। इसमें कोई सदाकत नहीं है। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब इंशाल्लाह वाहिद सदर होंगे जो दूसरा अपना टर्म सक्सेसफुली कंप्लीट करेंगे। 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो इलेक्ट होकर आए हैं सदर हाउस में, तो वो फिलहाल कहीं नहीं जा रहे। बहुत सारे लोगों की हो सकता है ख्वाहिश हो, पर अगर उनकी ख्वाहिश हो तो उनको फिर 2/3 अक्सरियत सिर्फ नेशनल असेंबली में नहीं, तमाम सूबाई असेंबलीज में भी प्रूव करनी पड़ेगी, जो कि इस वक्त नामुमकिन नजर आता है। और सदर आसिफ जरदारी साहब उन्होंने माजी से अपने प्रूफ किया कि वो एक बहादुर लीडर है, और कोई भी चैलेंज अगर सामने पेश आता भी है, जो कि फिलहाल नजर नहीं आ रहा, तो उसको फिर बहादुरी से उसको निपटेगी भी उससे और लड़ेगी भी उससे। अच्छा नादिर साहब, मैं तो जरदारी साहब के हवाले से इसलिए बात नहीं करूँगा कि वो हालात के मुताबिक होगा, और इस मुल्क में अक्सरियत अक़लियत में किस तरह बदलती है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, या आपके वालिद मोहतरम से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जब किसी ने बदलना होगा तो क्या होगा, किस तरह बदला जाएगा, वो वक्त के साथ साथ। और ये तो बता दें, ये सिंध में तकरीबन हर साल एक या दो हादसे हो जाते हैं, और हर हादसे के बाद एक लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है। इतनी इमारतें जो हैं वो बड़ी ख़तरनाक करार दे दी जाती हैं,
और जो इमारत गिरती है उसके मतलब पता चलता है कि वो भी ख़तरनाक थी और इतने अरसा पहले वहाँ पे नोटिस जारी कर दिया गया था। क्या आपकी हुकूमत इतनी बेबस है कि जब आपको पता है कि एक नोटिस जारी कर दिया, खार हालत में उस इमारत को खाली करवाना है, आप खाली नहीं करवा सकते, और जब जाने चली जाती हैं तो उसके बाद बयान आते हैं? और साथ में इजाफा कर लें, आपके वालिद मोहतरम ने वही मौके पे पहुंचकर एक बड़ी शख्सियत के मतलब कहा था कि इसको तब्दील नहीं किया जा सकता, ये इतनी ताकतवर शख्सियत है कि इसके खिलाफ बोलना भी जुर्म बन जाता है। देखिए राणा साहब, बहुत एहतराम के साथ अगर आप ये कहें कि हर साल कोई 1 या 2 बिल्डिंग हादसे का शिकार होते हैं तो ये नाइंसाफी होगी, ऐसा नहीं है। हुए हैं माजी में भी, मैं बिल्कुल इस चीज़ से पीछे नहीं हट रहा हूँ, बट ये इतना कोई आम चीज़ नहीं है। ये जो लियारी में मेरे हलके में जो वाक़या हुआ था, इसमें 27 बेगुनाह जाने गई हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था, अवॉइडेबल था। 2022 से इस बिल्डिंग को आइडेंटिफाई किया था SBCA ने और डिक्लेयर किया था कि ये कमज़ोर है इसकी फाउंडेशन और इसको खाली करानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे नोटिस के बावजूद SBCA की टीम के वहाँ खुद फिजिकली जाने के बावजूद जो रिहायशी थे वो वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। SBCA के अमले ने उसकी बिजली भी काटी थी, गैस भी काटी थी, पर चोरी की लाइन कुंडा लगा के वो फिर से बिजली बहाल कर लेते थे और उसको खाली नहीं कराते थे। गवर्नमेंट बेबस नहीं थी, असल में गवर्नमेंट के सामने एक तरह से ह्यूमैनिटेरियन इशू भी अराइज हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब आप एक किसी बिल्डिंग को खाली कराते हैं तो लोग फिर यही कहते हैं कि हम अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, उनके पास माली वसाइल भी नहीं होते। ये बिल्कुल गफलत इसमें ज़रूर है, इससे मैं पीछे नहीं हट रहा। इसी गफलत को ऑन करते हुए हुकूमत ने SBCA के DG को हटाया है। मेरे वालिद साहब बिल्कुल हटाना चाह रहे होंगे, उनकी ख्वाहिश होगी SBCA के DG को हटाना, बट एट द एंड ऑफ द डे जो CM होते हैं और जो वजीर होते हैं बल्दियात का, उनका इख्तियार होता है, उन्होंने फिर अपना इख्तियार करके हटाया। एक MNA MPA सिर्फ शिकायत कर सकता है, शिकायत पे अमल दरामद करना वो फिर हुकूमत की मर्जी होती है। और अब अनफॉर्चुनेटली क्योंकि इस तरह का हादसा सामने पेश आया है तो हुकूमत ने फिर ये सख्त फैसला लिया है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई इनिशिएट की है, जिसको हेड कर रहे हैं कमिश्नर कराची, और पूरी ये शफाफ इंक्वायरी हो रही है। और इसमें वजीर बल्दियात ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है और CM साहब ने भी आज़म का मुजाहरा किया है कि अगर DG की गफलत पाई जाती है, बेशक वो कितना भी कोई रिसोर्सफुल या पुराना ब्यूरोक्रेट ना हो, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई सख्त किस्म की जाएगी। हो सकता है, मैं आपको पक्का नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है तो इक़दाम कत्ल का भी FIR उसके खिलाफ, FIR तो होगी, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के खिलाफ होगी, पर क्योंकि 27 जाने गई है तो हुकूमत बिल्कुल ये चीज़ भी अंडर कंसिडरेशन ला रही है कि उसके खिलाफ इक़दाम कत्ल का भी FIR उसके या जिसके भी खिलाफ सबूत या शवाहिद पेश होते हैं, बेशक कोई इंस्पेक्टर लेवल का अमला हो या डायरेक्टर हो। माजी में इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि बिल्कुल लियारी, क्योंकि मेरे वालिद साहब वहाँ से MNA हैं, उनकी शिकायत पे 2 दफ़ा डायरेक्टर और AD लेवल के अफसरान मुअत्तल हुए हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि उनकी गफलत की वजह से या उनकी इग्नोरेंस की वजह से बहुत सारी ऐसी ठीक है कबूल साहब, आप कह रहे हैं कि जी के नोटिस जारी किए गए, 2022 का भी आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन पहले अब जो तफसीलात सामने आ रही हैं उसमें ये 3 मंजिला इमारत थी, उसके बाद इसको मखदूश करार दे दिया गया था, 2 मंजिलें बाद में बनाई गई थी। इस हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं, अमले को पता ही नहीं लगा सर, एक मखदूश इमारत है, 2022 में उसको खाली करवाना था और फिर 2 मंजिलें बन गई। जी देखिए, ये जो एडिशनल बिल्डिंग्स मंजिलें बनी है तो 2022 से कबल ही बनी थी और इसी वजह से उनको फिर मखदूश करा दिया गया था, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर था वो 5 मंजिल सपोर्ट नहीं कर सकती थी और यही वजह थी जिसकी वजह से उसको फिर डिक्लेयर किया गया था अनफिट फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस। मगर मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल वाजे कर दूं कि ऐसी बहुत सारी और बिल्डिंग्स हैं लियारी में जो बनाई गई थी, एडिशनल फ्लोर्स बाद में ऐड किए गए थे, फिर वो तोड़वाई भी गई है। ऐसा नहीं कि कहीं कार्रवाई नहीं हुई, बहुत सारे ऐसे भी मिसाल है कि कार्रवाई हुई है, बिल्डर्स को अरेस्ट किया है, जो रिहायशी हैं जिन्होंने पैसे देके रिश्वत देके ये काम करवाया है उनको भी हैवी चालान मिले हैं, उनके फिर जो एडिशनल फ्लोर्स हैं वो तोड़े गए हैं। तो हुकूमत हर जगह मौजूद हो नहीं सकती। अनफॉर्चुनेटली ये जो बिल्डिंग था ये बहुत बाद में जाके हुकूमत के रेडार में आया और हुकूमत कोशिश कर रही थी कि इसको खाली कराए। अनफॉर्चुनेटली शायद इनफ कोशिश नहीं की। बिल्कुल आप और पूरी आवाम सही बिल्कुल एक कंसर्न है कि क्यों नहीं खाली कराया। साहब का सवाल ले लें, फिर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। जी साकिब भाई।
जी नादिर साहब, ये बताइएगा कि जहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब के सदर ममलिकत से हटाने या उनके इस्तीफ़े या इस किस्म की जो खबरें गर्दिश में हैं, वहीं पे एक बात लिंक की जा रही है कि जो केनाल्स का मामला था उसमें पीपल्स पार्टी ने एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली, बल्कि जो सदर ममलिकत हैं उन्होंने ख़िताब किया जब कौमी असम्बली में, तो उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये बात की। और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी, और उसके बाद ये मामला चल ही रहा था तो पाक भारत जंग शुरू हो गई और इस दौरान फिर हुकूमत ने उसको फौरी तौर पर उसको मौखर किया या ख़त्म किया, ये अभी नहीं कन्फर्म। तो ये खबरें आ रही हैं कि ये भी हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में या महीनों में किनाल्स वाला मामला दोबारा उठ सकता है। तो पीपल्स पार्टी की वही पोजीशन होगी या कुछ जो है वो तब्दीली भी हो सकती है, या इन खबरों के पीछे जो है वो इस किस्म का लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है? 200% वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का प्रिंसिपल स्टांस होगा। बिल्कुल जंग छिड़ने से पहले अगर आपको याद होगा तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बड़े बड़े जलसे अवामी मुजाहरे करना शुरू कर दिए थे और बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप किया था वफाक के ऊपर, जिसकी वजह से वफाक को फिर तमाम सूबों को ऑन बोर्ड लेना पड़ा। और ये चीज़ वफाक ने भी वाजे कर दी और यकीन दहानी कराई है कि किसी भी एक सूबे को अगर कोई भी खदशा हो तो ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकता। और जाहिर सी बात है, सिंध हुकूमत कभी भी अपनी रजामंदी नहीं देगी इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं समझता हूँ सिंध का वो सबसे बड़ा गद्दार होगा अगर वो इस चीज़ की इजाज़त दे कि सिंध के जो नहर सिंध है उसके दरियाए सिंध जो है उसके ऊपर नहरें बनाया जाए। ये कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और मरते दम तक पीपल्स पार्टी सिंध के वसाइल के लिए और सिंध के जायज़ हक के लिए लड़ती रहेगी जहाँ पे भी हमारी हुकूमत है। बलूचिस्तान के भी कंसर्न है, सिर्फ सिंध सूबे के कंसर्न नहीं, बलूचिस्तान के भी कंसर्न है। अगर कनाल्स बनते हैं दरियाए सिंध पे तो बलूचिस्तान का भी शेयर कम होगा और किसी एक रेगिस्तान, किसी एक सहरा को आबाद करने के लिए आप आधे पाकिस्तान को बंजर नहीं कर सकते। कमल साहब, ये तो बताइए, अभी आपने कहा कि जिन लोगों ने रिश्वत देकर आपने वहाँ पे चीज़ें बनवाई उनको भी नोटिस जारी किए गए, तो जिन लोगों ने रिश्वत ली उनमें से कितनों को मुअत्तल किया गया? रिश्वत देने वालों को नोटिस हो गए, लेकिन रिश्वत देने वालों को नोटिस हो गए तो रिश्वत देने वाला को माफ़ी हो गई? नहीं, बिल्कुल माफ़ी नहीं हुई। और ये मुझे नाम बता दें, मुझे 10 नाम बता दें। कई आपने वहाँ पे जो आपकी रिपोर्ट है वहाँ पे सैकड़ों ऐसी खिलाफवर्जियाँ हुई, सैकड़ों, तो 10 नाम बता दें जो जिनको मुअत्तल किया गया। देखिए, ज़बानी तो मुझे याद नहीं, अगर मुझे पता होता कि आप नाम पूछते तो मैं लिस्ट बिल्कुल लेकर आता, बट एटलीस्ट एक एडी तो मुझे पता है, असिस्टेंट डायरेक्टर, उसको मुअत्तल किया गया है और तकरीबन कोई दर्जन के करीब इंस्पेक्टर्स हैं जिनको मुअत्तल किया गया है। और 2022 के बाद अब तो खैर ये जो सानिया, जो अफसोसनाक सानिया है जो नहीं होना चाहिए था, उसके होने के बाद 2022 से जो जितने भी तायन थे यहाँ पे अफसरान नीचे से लेके ऊपर तक, डीजी लेवल तक, सबको इस वक्त मुअत्तल किया गया है। सबके ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन हो रही है और जो तहकीकात हो रही है। नादिर कबूल साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप द लास्ट आवर में गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। राना अजीम साहब को, साहिर साहब को मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।